हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। बेटा जैसा कि ये रिवीजन सीरीज़ हम लोग का चल रहा है, ठीक है। तो इस रिवीजन सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने मोशन के 2 लेक्चर्स हमने कर लिए थे, ठीक है। मोशन चैप्टर का जो आपका है उसमें 2 लेक्चर जो हमने कवर कर लिया है, ठीक है, जिसमें आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन एनालिटिकल मेथड तक जो हमने कर लिया था। अब आगे अब जो है आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू द यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, या फिर हम सीधे आगे बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ चीज़ें अब याद रखनी होगी। यानी कि एक टर्म आता है आपका स्लोप। स्लोप बेसिकली क्या होता है, एक लाइन होती है, इस लाइन का जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन या इंक्लिनेशन कह सकते हो, कहाँ से, मान लो ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी कि जिस भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये लाइन रखी गई है, तो इसका जो एलिवेशन होता है इसको हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल है, ठीक है, झुकाव, इसको हम स्लोप। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या है, हाइट, दिस इज अ बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन बी, ठीक है। यानी कि हाइट या फिर इसको परपेंडिकुलर भी वर्ड यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे p अपॉन बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्लोप से मतलब आपका क्या है, परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि इसी tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्लियर। चलो बाकी tan थीटा वगैरह क्या चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो स्लोप आपका क्या हो गया, p अपॉन बी, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। अब यहाँ पे अगर हम देखें किसी भी लाइन का स्लोप, अब किसी भी पोजीशन टाइम, मान लो कि कोई बॉडी मोशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो उसके पोजीशन को अगर हम ग्राफ पे प्लाट करें, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे कि टाइम चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी पोजीशन भी मान लो चेंज हो रही है। तो उसको हमें ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देख लेते हैं। जैसे मान लो एक बॉडी है, इसकी पोजीशन यहाँ पर है x1 y1, फिर यहाँ पे चली गई b पर x2 y2, c पर गई x3 y3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा t1, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो t2। इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, एक साइड में हम क्या लेंगे, पोजीशन, दूसरे साइड में हम क्या ले लेंगे, टाइम, ठीक है। तो अगर मान लो ये आपका t1 है, ये आपका t2, यानी कि b पर पहुंचा तो टाइम उसका t1, इनिशियली जो उसका था वो 0 पर अगर देखें तो इसकी जो पोजीशन थी पहले, यहाँ पे इसको ले लो t0, तो इसकी जो पोजीशन है मान लो यहाँ पर रही हो x1 y1, t1 पर पहुँचा तो इसकी पोजीशन हो गई क्या, x2 y2, t2 पर पहुँचा तो x3 y3, इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ये आपका, ठीक है, ये आपका A, B और C पोजीशन पर कैसे, तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है। तो ये जो लाइन दिख रही है इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्राफ। क्या बोलते हैं, ग्राफ, ठीक। और चूंकि इस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब अगर इसका स्लोप फाइंड करना है, इस लाइन का स्लोप, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, मान लो ये वाली लाइन ले लिया, या कोई सा भी आप लाइन ले सकते हो, मान लो ये लाइन ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक ये ले लिया, ठीक है। तो
तो जो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा, यानी ये एंगल क्या आ जाएगा थीटा, तो स्लोप क्या आ जाएगा ये परपेंडिकुलर, यानी सी की पोजीशन आपकी क्या है x2 x3 y3। उसी तरह से मान लो यहाँ पे निकाल लिया b तक। भाई देखो स्लोप हर जगह क्या रहेगा सेम ही रहेगा, चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, स्लोप हर जगह सेम, क्योंकि ये एंगल सेम, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल लाइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा थीटा। तो tan थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आपको चाहिए b की क्या है x2 y2, तो यानी कि ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा x3 माइनस, यहाँ से y एक्सिस में है यानी ऊपर वाला है, तो सीधे सीधे अगर एक डायमेंशन में, वन डायमेंशन में अगर इसकी पोजीशन की बात करेंगे तो x1 x2 x3 अलग अलग पोजीशन है, या y1 y2 ले सकते हो। ठीक है, इसको y1 y2 ले लो, ज़्यादा बेहतर है। y1 y2 y3 तीन अलग अलग पोजीशन है। ठीक, तो अब यहाँ से क्या जाएगा y3 माइनस y2, टाइम कितना लगा इंटरवल t2 माइनस t1, यहाँ से यहाँ तक क्या है t2 और यहाँ तक t1। तो अगर tan थीटा देखें तो y3 माइनस y2 अपॉन t2 माइनस t1, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। तो डेल्टा y क्या है चेंज इन पोजीशन, दिस इज चेंज इन पोजीशन, और ये क्या है आपका टाइम इंटरवल। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी कि स्लोप से आपको क्या मिला कि स्लोप ऑफ, एक टर्म आप याद रखना, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स, क्या बताएगा भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। भाई चेंज इन पोजीशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो वहाँ पे आपका क्या जाएगा, यही चेंज इन पोजीशन आपको क्या बताएगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी, और कहने का मतलब कि चेंज इन पोजीशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गई, और अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है तो वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या जाएगा स्पीड। तो आपको क्या टर्म याद रखना है कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। इसी तरह से अगर मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप देखें, एक तरफ टाइम है एक तरफ क्या है वेलोसिटी है। मान लो कोई भी बॉडी यहाँ पर थी पहले, इसको t0 मान लो, इसको t1, ए पोजीशन बी पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है उसको मान लिया u, और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो v मान लिया। ठीक है, और तब इसका अगर हम स्लोप फाइंड करना चाहें ये थीटा, तो ये क्या जाएगा, यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक v और यहाँ से यहाँ तक u। ठीक है, तो क्या जाएगा v माइनस u, और ये क्या जाएगा t1 माइनस t0। तो यहाँ से tan थीटा क्या जाएगा v माइनस यू अपॉन t1 माइनस t0। यहाँ पे क्या मिल गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब चेंज इन टाइम। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो ये आपका क्या मिल जाएगा
एक्सीलरेशन। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। क्या बताएगा? एक्सीलरेशन। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। क्लियर? चलो, तो अगर इसके एरिया की बात करेंगे, इसके अंडर का अगर हम एरिया फाइंड करना चाहें, यानी इस ग्राफ का अगर हमें एरिया फाइंड करें, तो ये एरिया हमें क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? उसी तरह से अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया देगा वो आपको वेलोसिटी देगा। क्लियर? चलो, अब अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, या ग्राफ क्या होता है, कैसे क्या क्या सिचुएशन है। तो अगर मान लो कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो क्या आएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका मतलब पोजीशन चेंज कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। तो इसका मतलब क्या जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट अगर मान लो फॉर रेस्ट, यानी कि बॉडी रेस्ट में है, तो उस केस में यहाँ पे पोजीशन और ये टाइम ग्राफ क्या जाएगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें स्लोप में चेंज यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली ग्राफ आपका क्या जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म के लिए स्पीड या मोशन। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फर्स्ट किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। कैसा होगा? यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट, वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये आएगा। दूसरा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इसका ग्राफ क्या आएगा? दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी, तो इस तरह से आएगा, यानी कि इसका जो कांस्टेंट स्लोप मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ देख लो। नॉन यूनिफॉर्म के लिए यहीं पे हम बना देते हैं इसी ग्राफ में कुछ इस तरह से, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और ये किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ये वाली ग्राफ। ठीक है, अगर जीरो एक्सीलरेशन के लिए कहा जाए तो यानी कि इसी को हम और क्या कह सकते हैं, जीरो एक्सीलरेशन। भाई बॉडी क्या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, स्पीड उसका यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब चेंज इन स्पीड क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब चेंज इन स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भाई अगर स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म होने का मतलब एक जैसी है, तो उसमें चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा ना। तो चेंज जीरो है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब अगर ग्राफिकल मेथड से हम डेरिवेशन करना चाहें किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन अगर हम करना चाह रहे हैं किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, तो हमें कौन सी ग्राफ प्लॉट करनी होगी, वेलोसिटी टाइम। किसके लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। तो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लो यहाँ पर और यहाँ पर, इसकी टाइम जो है हमने मान लिया टी नॉट, यहाँ पर टाइम टी, इसकी इनिशियल स्पीड u, फाइनल स्पीड v। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है, एक्सीलरेशन। तो vt टाइम ग्राफ यानी कि वेलोसिटी स्लोप क्या जाएगा, v माइनस यू, और दिस इज t माइनस टी नॉट। तो क्या जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t माइनस टी नॉट। इफ टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इनिशियल टाइम ज़ीरो है, तो उस केस में a इज इक्वल टू क्या जाएगा, v माइनस यू अपॉन t। दिस सिंप्लाइज ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी u प्लस ए टी। तो आपके पास क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन आपका डेराइव हो गया। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है इतना फंडा बेटा। इसके बाद से सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन देखो। सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स क्या बताता है भाई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो इसके अंडर का एरिया अगर हमें मान लो निकालना है, तो ये एरिया मान लो भाई, ग्राफ हमने क्या लिया, ए से बी तक लिया है, तो इसके अंडर का एरिया, इसके नीचे का एरिया, अंडर मतलब नीचे, इसके नीचे का एरिया यही आएगा। ये एरिया आएगा। ये एरिया निकालोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम। तो यानी कि S डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू, यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, U है। इसको इक्वल टू T लिख सकते होगा, T नॉट की वैल्यू 0 है तो या इसको T डैश मान लो, ज़्यादा सही है। T डैश माइनस T नॉट इज इक्वल टू T। ठीक, तो यहाँ से क्या जाएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया u इंटू टी प्लस इसका एरिया क्या जाएगा, हाफ बेस क्या है t,
हाइट क्या है, v माइनस यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसको t से मल्टीप्लाई, t से डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो इस टी को आप रिप्लेस कर दोगे, टी को यहाँ से हर जगह से रिप्लेस कर दोगे। टी को रिप्लेस करने के लिए आप क्या करोगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यही चीज़ सेम, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू, टी कॉमन ले लो, यह आ जाएगा u प्लस वी माइनस यू अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। इसको आप t के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, u प्लस वी माइनस यू अपॉन टी, इसको हम ऊपर रफ कर रहे हैं, इसको ऊपर बता रहे हैं। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस वी माइनस यू अपॉन 2, और t के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन ए। फिर देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पे कर देनी है। ये क्या जाएगा, 2u प्लस बी माइनस यू अपॉन 2 v माइनस यू अपॉन ए। सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, 2u माइनस यू यानी क्या जाएगा u, तो v प्लस यू अपॉन 2, और इधर आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a को इधर ट्रांसफर कर लोगे, क्या जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लोगे तो क्या जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीसरा इक्वेशन आपका यहाँ से डिराइव्ड हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास तीनों इक्वेशंस डिराइव्ड हो गए, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद से अगर मान लो कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी मोशन कर रही है, यानी कि कोई भी बॉडी जो है अंडर द ग्रेविटी मूव कर रही है, तो उसमें जो है उस केस में आप क्या करोगे कि उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि जो एक्सेलरेशन लोगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो आपका हो जाएगा g, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको a के प्लेस पे g यूज़ करना है। यानी कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो -g और नीचे आ रही है तो +g, g की वैल्यू 9.8 होती है। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक आपका थोड़ा सा हम ग्रेविटी पे डिस्कस करेंगे, और बाकी उसके बाद से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन फॉर अ सर्किल, यानी कि कोई बॉडी अगर किसी सर्किल पर मूव कर रही है, यानी कि इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।